हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था ह्यूमन एनाटॉमी इन फिजियोलॉजी बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर। उसमें हमारी यूनिट 5 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यूनिट 5 हमारी लास्ट यूनिट है हमारे HEP सेकंड की। इसी के साथ साथ हमारा जो ह्यूमन एनाटॉमी इन फिजियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, तो इसको हम 2-3 पार्ट्स में कवर करेंगे। बाकी देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्स हार्मोन, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फर्टिलाइजेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस और ऑर्गेजेनेसिस, प्रेगनेंसी एंड पर्चुएशन। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बाकी और भी टॉपिक्स हैं यानी कि चैप्टर सेकंड में, तो उनको फर्दरली हम लोग आगे कवर करते चलेंगे। तो आज की वीडियो में हम एनाटॉमी ऑफ मेल एंड इसकी फिजियोलॉजी एंड इसके स्ट्रक्चर सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे फ्रीली, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है HEP सेकंड के, तो आप लोग को लिंक प्लेलिस्ट की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एकदम फ्री में। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल के बारे में, यानी कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब सबसे पहली बात आती है कि बहुत लोग होते हैं कि मतलब कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्किप कर देते हैं या फिर कहते हैं कि खुद से पढ़ लेना, लेकिन आज की वीडियो में इसको हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का एक मतलब मेजर पार्ट होता है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके बारे में समझना। फिर वो या तो मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों को समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसको हम पूरा अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले इसके इंट्रो के बारे में। तो जब यहाँ पे देखा जाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो कई कई जगह पे इसको हम रिप्रोडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस करना। कोई चीज़ जैसे एक से दूसरी बन रही हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है, इट मीन्स ये हमारी एक टाइप की क्या है, प्रोसेस होती है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल टर्म में समझते हैं, तब आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, यानी कि 2 लोगों में होते हैं। एक होते हैं मेल में और एक होते हैं फीमेल में, ठीक है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं। तो अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ मतलब इस टाइप का होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम यही होता है कि ये क्या करते हैं, स्पर्म को ये क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, यानी कि फिर रिलीज भी कह सकते हैं। तो मेल क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं, यानी कि जो मेल गैमेट होता है वहाँ से हमारे मतलब कि मेल से क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है। और जो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो क्या मतलब वहाँ से क्या निकलता है, ओवम निकलता है, यानी कि यहाँ से ओवम और मेल से स्पर्म, जिसको यहाँ पे हम एग्स बोलते हैं। आप जैसे कि एग्जाम्पल के टर्म में थोड़ा यहाँ पे समझें तो जो मेल्स होते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द इंटरकोर्स टाइम जो मेल्स होते हैं वो अपने स्पर्म को क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। तो जो स्पर्म है जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करता है तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे होता है ओवम, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, आप लोग को आगे चल के पता चलेगा, तो वो होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है ओवम। उसको हम यहाँ पे एग भी बोलते हैं, क्योंकि फीमेल्स में ओवम यानी कि एग प्रेजेंट होता है ना। तो फिर जो मेल स्पर्म होता है वो यहाँ पे जाके ओवम के पास जाके उसको क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, यानी कि इस टाइप से अंदर जाता है, ठीक है। और इस ओवम को क्या करता है, फर्टिलाइज कर देता है इस एग को। तो अब जैसे कि यहाँ पे ये होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो मतलब बहुत सारे मिलियंस में होते हैं, लेकिन ओवम तक बहुत ही कम, यानी कि 1 या फिर 2 स्पर्म होते हैं जो बहुत रेयरली पहुँच पाते हैं। उसके बाद फिर जो स्पर्म होता है ओवम यानी कि एग के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है। जो उसके मतलब उसके बाद जब एग और स्पर्म आपस में मिलकर बॉन्डिंग बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म हो जाता है जाइगोट। क्या होता है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है। तो जब यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये क्या करता है, जो मतलब फीमेल्स में जो वेजाइना होता है वहाँ पे ये उसकी जो वेजाइना की अंदर वाली लेयर होती है, यानी कि मीन्स जो यूट्रस है उसके अंदर वाली जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम पे जाके ये हमारा क्या करता है, फिर ये जो जाइगोट होता है वहाँ पे ये चिपक जाता है, यानी कि एक तरीके से अटैच हो जाता है। उसके बाद जब इसका डेवलपमेंट होता है तो ये हमारा फीटस में हो जाता है।
मीन्स जो बेबी होता है वो कहाँ पे इनिशियल पार्ट में होता है, जिसको हम फीटस बोलते हैं, ठीक है। फीटस बोलते हैं, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे बेबी होता है जब वो डेवलप होने लगता है धीरे धीरे। और उसके बाद यहाँ पे मतलब कि इसी के थ्रू जो मतलब चाइल्ड बर्थ होती है, उसके बाद ही जो बेबी होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है इसकी पूरी प्रोसेस। तो सिंपली यहाँ पे अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा जाए तो यहाँ पे दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलके आपस में काम कर रहे हैं। जैसे कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। उसके बाद यानी कि जो मेल है वो स्पर्म देता है और फीमेल यहाँ पे ओवम यानी कि एग इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं और उसके बाद क्या फॉर्म कर लेते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसी प्रोसेस को यहाँ पे हम जो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, इसे प्रोसेस को यहाँ पे हम इम्प्लांटेशन बोल देते हैं। फिर यहाँ पे होती है एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि जेस्टेशन होती है, जिसमें जो फीटस होता है वो क्या होता है, डेवलप होता है धीरे धीरे, मतलब इंक्रीज़ होता है साइज़ में, डेवलप होता है। मीन जो उसमें चाइल्ड प्रेजेंट होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जो बेबी होता है, चाइल्ड होता है, वो एकदम से जब मतलब कि डेवलप हो जाता है, उसके बाद डिलीवरी टाइम पे जो डिलीवरी होने वाली होती है, जब फीटस से जो बेबी होता है वो बाहर आने वाला होता है, तो उसको उस टाइम को क्या देते हैं हम, पार्च्यूरेशन। तो ये कंप्लीट यानी कि ये जो कंप्लीट प्रोसेस होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि रिप्रोडक्शन, तो इसमें कंप्लीट क्या हो रहा है, मतलब कि मेल एंड फीमेल की वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, चाइल्ड बर्थ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो इस कंप्लीट सिस्टम को यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन सिस्टम बोल देते हैं। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कैसे क्या होता है, कौन सी प्रोसेस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मेनली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज की वीडियो में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों अच्छे से यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन काम होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स को यानी कि स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि ये जो मेल है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इसका मेन काम यही होता है कि ये स्पर्म को यहाँ पे बनाता है यानी कि स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इसका दूसरा काम होता है कि ये जो मेल गैमेट्स होते हैं यानी कि जो स्पर्म होते हैं, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या किया जाता है, डिलीवर किया जाता है, फिर रिलीज़ किया जाता है। या फिर इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं, यानी कि जो स्पर्म है वो डिलीवर किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दैट इज़ इनटू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो मेल्स होते हैं वो एक हार्मोन को भी रिलीज़ करते हैं, हार्मोन का भी सिक्रीशन करते हैं, जिसको यहाँ पे हम बोल देते हैं एंड्रोजेंस या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो इतना तो आप लोग समझ गए कि यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है और कहाँ पे डिलीवर कर रहा है और इसके कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं इसकी एनाटॉमी एंड फंक्शंस के बारे में। तो एनाटॉमी मतलब कि इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मतलब इसकी फिजियोलॉजी, तो दोनों को मैंने यहाँ पे कंबाइन करके लिखा है। ये ना सोचिएगा कि इससे कोई प्रॉब्लम होती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोग को समझने की ज़रूरत होती है यहाँ पे। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तो उसमें मेनली 4 ऑर्गन्स कंसिस्ट किए जाते हैं। पहला होता है स्क्रोटम एंड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। यहाँ पे मतलब एक पेयर में मतलब टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और स्क्रोटम प्रेजेंट होता है। एक्सेसरी डक्ट, फिर थर्ड आता है ग्लैंड्स, फिर फोर्थ आता है पेनिस यानी कि एक्सटर्नल जेनिटैलिया। तो स्क्रोटम के अंदर यहाँ पे मतलब कि 2 टेस्टिस यानी कि एक टेस्टिस का पेयर पाया जाता है, एक्सेसरी डक्ट होता है, ग्लैंड्स होते हैं एंड पेनिस होता है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो जाता है पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको यहाँ पे बोला जाता है टेस्टिस। अब जैसे यहाँ पे पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं, तो ये एक मतलब दूसरे साइड होता है, एक मतलब एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, ठीक है। तो ये मतलब कि जो सिंगल होता है उसको यहाँ पे हम टेस्टिस बोल देते हैं। अब जो ये टेस्टिस होते हैं ये मतलब एक थैली के अंदर यानी कि जैसे एक पाउच टाइप का मतलब प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक पाउच होता है यानी कि जो पाउच लाइक मटेरियल होता है उसी को यहाँ पे हम स्क्रोटम बोल देते हैं, जिसके अंदर ये पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। यानी कि उसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्किन की एक टाइप की मतलब कि जो एक टाइप का पाउच होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ये आ जाता है यहाँ पे पहला ऑर्गन जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है।
तो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये मेन होता है, स्क्रोटम मेन होता है, यही मतलब ऑर्गन मेन होता है जो कि यहाँ पे स्पर्म को भी फॉर्मेशन करता है, स्पर्म को भी प्रोड्यूस करता है और यही मतलब कि मेल हार्मोन्स को भी रिलीज़ करता है, यानी कि एंड्रोजन्स होता है उसको भी ये स्क्रोटम ही बनाता है। फिर सेकेंड आ जाता है यहाँ पे ऑर्गन एक्सेसरी डक्ट। अब जैसे कि आप लोग को पता चल गया कि यहाँ पे जो मतलब कि जो स्पर्म है वो बन कैसे रहा है, यानी कि प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, लेकिन वो यहाँ से मतलब कि पेनिस के थ्रू वो बाहर कैसे आता है, यानी कि वो बाहर कैसे निकलता है। तो ये हमारी कुछ पाइपलाइन स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रही होंगी। तो ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर जो होती हैं इन्हीं को यहाँ पे हम एक्सेसरी डक्ट्स बोल देते हैं, जिसके थ्रू जो मतलब कि स्पर्म होता है वो बाहर निकलता है। उसके बाद थर्ड ऑर्गन आ जाता है ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि यहाँ पे कुछ एंजाइम्स एंड मतलब कि एंड हार्मोन वगैरह को कुछ ना कुछ रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे समझेंगे। फिर फोर्थ आ जाता है पेनिस या फिर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब ये एक्सटर्नल क्यों माना जाता है, क्योंकि ये मतलब कि आउटर पार्ट होता है, इसीलिए इसको हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोल देते हैं। तो इसका मेन काम यही होता है इस ऑर्गन का कि डिलीवरी करता है, यानी कि ये जो स्पर्म वगैरह जो बन रहा है उसको मतलब प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये एक्सेसरी डक्ट्स के थ्रू ये बाहर निकालता है, यानी कि इसको स्पर्म वगैरह को बाहर निकालने का काम करता है। और जो यूरिन वगैरह बनती है तो यूरिन भी इसी के थ्रू मतलब पास आउट होती है, यूरेथ्रा के थ्रू। मेल्स में पेनिस के थ्रू पास आउट होती है एंड फीमेल्स में वजाइना के थ्रू। आई होप आप लोगों को चारों ऑर्गन्स का मतलब समझ में आ गया होगा, उनके क्या क्या काम होते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑर्गन के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि आ जाता है स्क्रोटम एंड टेस्टिस के बारे में, ठीक है। तो जो स्क्रोटम होता है ये सैक यानी कि एक तरीके का पाउच होता है, थिक मतलब इसकी जो पाउच होती है थोड़ी सी थिकनेस होती है उसमें, और ये इसकी जो स्किन होती है वो फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, जो कि क्या करती है एक तरीके से टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी कि टेस्टिस के चारों ओर ये स्क्रोटम जो होता है टेस्टिस को कवर करके रखता है, पूरा सराउंडेड होता है, उसको कवर करता है और प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये मतलब कि कहाँ लोकेटेड होता है, ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी लोकेटेड होता है, ठीक है। और एब्डोमिनल कैविटी यानी कि जो पेट के नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ पे ये क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात आती है कि जो स्क्रोटम होता है वो मेनली मतलब कि लोअर पार्ट में ही क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि जैसे कि फीमेल्स की बात करें तो उनकी मतलब जितना कुछ होता है वो सारे बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, बट इसमें यहाँ पे स्क्रोटम वगैरह ये मतलब लोअर पार्ट में फिर थोड़ा सा डिफरेंशियल आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा अलग ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि इसको यहाँ पे टेम्परेचर इसका जो होना चाहिए वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस मतलब यानी लोअर देन नॉर्मल होना चाहिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो इसीलिए ये थोड़ा सा बॉडी के बाहर ही प्रेजेंट होता है। और ये स्क्रोटम का मेन काम यही होता है कि स्क्रोटम क्या करता है, इसकी जो मतलब टेम्परेचर है, जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है उसको लो करके रखता है, यानी कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक उसको नॉर्मल टेम्परेचर से लो ही रखता है, ठीक है। तो ये मेनली क्या करता है, टेस्टिस के टेम्परेचर को मेनटेन करने का काम करता है, कौन, स्क्रोटम। और ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होने का कारण ये होता है कि ये स्पर्म प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो स्क्रोटम होता है उसमें 2 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, ईच कंटेनिंग अ टेस्टिस, यानी कि दोनों साइड क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है, एंड एपिडिडाइमिस एंड द टेस्टिकुलर एंड ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब जैसे कि यहाँ पे देखा जाए डायग्राम में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती है इसके अंदर वाले पार्ट में, जैसे कि ये वाली जो लेयर दिख रही होगी इसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को थोड़ा सा एक्सेसरी डक्ट्स में अच्छे से समझने को मिल जाएंगी। तो आई होप आप लोग को स्क्रोटम के बारे में समझ में आ गया होगा कि मेनली पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, बेसिकली टेस्टिस को कवर करने का, यानी कि चारों तरफ से उसको कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और एब्डोमिनल कैविटी के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी हमारे क्या करता है, ये बेसिकली टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, जिससे कि जो स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प हो सके। उसके बाद ये 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है, तो मतलब कंटेनिंग टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, टेस्टिकुलर एंड एंड ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, ठीक है। तो ये हो जाता है स्क्रोटम के बारे में। अब बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस आर द ओवल शेप्ड ग्लैंड बॉडीज अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड एंड अराउंड 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। जो टेस्टिस होता है ये ओवल शेप ग्लैंड होता है, यानी कि ओवल शेप मतलब ओवल शेप इसका होता है। अब इसको ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, इसीलिए इसको हम ग्लैंड्स भी बोल देते हैं।
एंड इसकी लेंथ देखी जाए तो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। ये वाइडर यानी कि थोड़ी सी चौड़ाई होती है इसमें 2 से 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। एंड टेस्टिस आर कवर्ड बाई अ थिक मेम्ब्रेन। जो टेस्टिस होती है वो मेनली थिक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जो कि कंसिस्ट करती है 3 लेयर्स को। पहली होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस एंड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड ट्यूनिका वस्कुलोसा। तो ये 3 लेयर होती हैं जो कि मतलब एक थिक मेम्ब्रेन बनाती हैं, जो कि टेस्टिस को कवर करने का काम करती हैं। एंड दे रिमेन सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम वाया स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये अटैच होता है यहाँ से, मतलब इससे अटैच होता है, तो ये इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स बोल देते हैं। तो जो यहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, मतलब स्क्रोटम या फिर टेस्टिस को हैंग करने में, यानी कि हैंग करके होल्ड करने में हमारे मतलब क्या करता है, हेल्प करता है। तो दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों को हैंग करने में स्पर्मेटिक कॉर्ड्स क्या करते हैं, हेल्प करती है, क्योंकि ये यहाँ पे अटैच होता है। तो इतना तो आप लोग थोड़ा सा समझ ही गए होंगे टेस्टिस के बारे में। थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं टेस्टिस के बारे में, ठीक है। तो ईच टेस्टिस कंटेन अबाउट 200 to 300 और 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बाय कंपार्टमेंट्स। तो अगर टेस्टिस के अंदर वाला पार्ट देखा जाए, मतलब अंदर वाला पार्ट देखा जाए, तो इसमें कम से कम 2 से 300 तक यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि कुछ इस तरीके से कंपार्टमेंट मतलब दिखेंगे आप लोग को बने हुए, अगर आप लोग डायग्राम वगैरह में मतलब देखा होगा बाकी डायग्राम्स में, तो ये कम से कम उसमें 200 से 300 या फिर 250 तक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर each lobules contain 1 to 4 semiferous tubules and these are lined by 2 types of cells। अब जो ये लोब्यूल्स होते हैं, यानी कि इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि मान लो जैसे कि ये पूरा का पूरा क्या है, टेस्टिस है, और इस तरीके से इसके कुछ कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 200 से 250 लोब्यूल्स होते हैं। तो अगर फिक्स देखा जाए तो 250 होता है वैसे तो, ठीक है। तो ये लोब्यूल्स होते हैं, तो जितने भी लोब्यूल्स होते हैं, एक एक लोब्यूल्स में यहाँ पे 1 से 4 सेमीफेरस लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली किससे लाइंड होते हैं, 2 टाइप की सेल से लाइंड होते हैं। तो 2 टाइप की सेल्स वो कौन सी होती हैं, एक होती है मेल जर्म सेल्स, सेकंड होती है सर्टोलाई सेल्स। तो जो मेल जर्म सेल होती हैं इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, जिसको यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करता है। सेटोलाई सेल्स क्या होती हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं टू दी जर्म सेल्स। जो जर्म सेल्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो इतना तो आप लोग समझ लिए कि यहाँ पे एक मेल जर्म सेल्स पाए जाते हैं और एक सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं। मेल जर्म सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। सर्टोली सेल्स जो कि जर्म सेल्स को यहाँ पे, जो जब मेल जर्म सेल्स होते हैं उनको यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एंड यहाँ पे मतलब कि इस वाले पूरे सिस्टम में कुछ जगह खाली होती है, यानी कि थोड़ी सी जगह खाली यहाँ पे मान लो जैसे कि ये जो पार्ट होता है, मीन्स यहाँ पे जो लोब्यूल्स होते हैं, ये जो लोब्यूल्स होते हैं यहाँ पे जो थोड़ी सी जगह खाली हुई होती है, बची हुई होती है, उसको यहाँ पे हम बोल देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इंटरस्टिशियल स्पेस वो स्पेस होती है, मान लो कोई भी जो लाइन होती है उसके बीच का जो स्पेस होता है, मतलब बिटवीन दी लाइन अगर स्पेस है तो उसको यहाँ पे हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोल देते हैं। अब इन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में यहाँ पे कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हीं को यहाँ पे हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोल देते हैं। अब जो इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स को लेवलिक सेल्स भी बोल देते हैं, ठीक है, जो कि क्या यहाँ पे सिक्रीट कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन्स को ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस यानी कि जो बीच की स्पेस होती है, ये कहाँ की स्पेस होती है, स्पेस अराउंड द सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स। जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स है उनके बीच की जो स्पेस होती है वो क्या कंटेन करते हैं, यानी कि सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो बीच की स्पेस है उसी को यहाँ पे हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोल देते हैं, जो कि कंटेन करते हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स को, ठीक है। उसी को यहाँ पे मतलब कि इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो हमारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसको यहाँ पे हम इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेवलिक सेल्स भी बोल देते हैं, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन्स को यहाँ पे सिक्रीट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती हैं कुछ बातें टेस्टिस के बारे में। आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इतना जानिए कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ये मेनली क्या कर रहे हैं, मेन हार्मोन को सिक्रीट कर रहे हैं, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल्स मेन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं मेल्स में, जो कि हमारा क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन्स। तो
अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं टेस्टिस में, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट जो होता है इसको यहाँ पे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल देते हैं, ठीक है, ये वाले पार्ट्स को। और ये पूरी जो बाहर की लेयरिंग होती है इसको हम स्क्रोटम बोल देते हैं। और ये जो आप लोग को ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे होगी तो बेसिकली रेड में होना चाहिए, पर मैंने पेन से बनाया है। तो ये हो जाता है ब्लड वेसल्स, जो कि हमारे यहाँ पे क्या बताया था आप लोग को, ये स्मॉल ब्लड वेसल्स को कंटेन करने का काम करता है। कौन? इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। तो ये हो जाती है ब्लड वेसल्स, और ये हो जाती है लेयर एपिडिडाइमिस की, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है इसको यहाँ पे हम इंटरस्टिशियल या फिर लेडिक सेल्स बोल देते हैं। इन दोनों के बीच की जो स्पेस है आप लोगों को दिख रही होगी, तो ये हो जाती है इंटरस्टिशियल या फिर लेडिक सेल्स। और ये वाला पार्ट जो रेड रेड में दिख रहा है इसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो अब जैसे कि आप लोगों को इतना तो पता है कि ये जो इंटरस्टिशियल या फिर लेडिक सेल्स हैं ये क्या बनाते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन्स को बनाते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली जाता कहाँ है? अब मान लो जैसे कि जो स्पर्म है, मतलब कि जो मेल स्पर्म होता है वो कहाँ पे, यहाँ से मतलब एक्सेसरी डक्ट्स के थ्रू यहाँ पे पेनिस के थ्रू बाहर आता है। लेकिन यहाँ पे जो हार्मोन है यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन जो हार्मोन है वो यहाँ से यानी कि यूरेथ्रा के थ्रू बाहर नहीं आता है। तो ये जो मतलब हार्मोन बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन बनते हैं, ये जो आप लोग को ब्लड वेसल्स दिख रही हैं यानी कि जो ब्लड वेसल्स दिखती हैं स्क्रोटम में, तो ये उसमें चले जाते हैं। मतलब जो हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन्स, ये इन ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाते हैं यानी कि चले जाते हैं। तो हार्मोन मेनली जो है वो ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मतलब कि स्पर्म वगैरह होता है या फिर यूरिन वगैरह होता है वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। तो इसके अंदर आप लोगों को पता है कि ये एपिडिडाइमिस है, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लेंथ में लंबी होती है, बहुत ही मतलब फीट में भी लंबी होती है। तो ये इस तरीके से कुछ मतलब कि जैसे इस तरीके से पूरा रस्सी टाइप से भी बंधी हुई, मतलब एक दूसरे से लिपटी हुई होती है और इसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये जो होती हैं फिर ये जाती हैं वेस्ट डिफरेंस में। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वेस्ट डिफरेंस होता है, ये यहाँ पे पूरा यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट होता है जाके, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बाहर निकालना। तो जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है ये पूरे स्पर्म को क्या करती है, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो अब जो स्पर्म होता है यानी कि सिर्फ स्पर्म ही बाहर नहीं आता है, उसके साथ मतलब कोई और भी चीज़ें होती हैं जो कि बाहर आती हैं, मतलब कि इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू बाहर आती है यूरेथ्रा के थ्रू। वो मतलब वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसको चलिए हम एक्सेसरी डक्ट से समझते हैं। तो एक्सेसरी डक्ट में पहले आ जाती है रेटी टेस्टिस। तो यहाँ पे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी वो कहाँ पे ओपन हो रही थी, वैसा एफ्रेंशिया में, मतलब कि ओपन हो रही थी थ्रू रेटी टेस्टिस। उसके बाद आते हैं वैसा एफ्रेंशिया या फिर इफरेंट डक्ट्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, दे लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइमिस। तो ये क्या करती हैं, टेस्टिस को लीव करती है और कहाँ पे ओपन होती हैं, एपिडिडाइमिस में यहाँ पे ओपन हो जाती हैं इसमें, ठीक है। अब ये जो एपिडिडाइमिस होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ईच एपिडिडाइमिस इज़ अ ट्यूब अबाउट 20 फीट, यानी कि ये जो मतलब कि एक जो एपिडाइमिस होती है वो मतलब 20 फीट लंबी होती है और एक ट्यूब के फॉर्म में मतलब अंदर प्रेजेंट होती है 20 फीट लॉन्ग, विच इज़ टाइटली कॉइल्ड एंड बंच्ड, यानी कि एक तरीके से कॉइल्ड है, यानी कि पूरी इस तरीके से राउंड शेप में होती है और पूरी बंच्ड होती है, एक बंच मतलब एक बंडल टाइप में होती है जिसकी मतलब कि इनटू अ लेंथ ऑफ जस्ट 2 इंचेस। वो सिर्फ 2 इंच के अंदर ही मतलब पूरे कवर होती है और पूरी प्रेजेंट होती है, लेकिन ऐसी अगर उसकी फीट देखी जाए तो वो 20 फीट लॉन्ग होती है। एपिडिडाइमिस स्टोर स्पर्म एंड एक्ट एज अ साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन। तो ये जो एपिडिडाइमिस है ये बेसिकली स्पर्म को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। क्योंकि ये 20 फीट लंबी होती है तो जितना भी स्पर्म होता है ये फाइनली इसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है। एंड यहाँ पे जो स्पर्म होता है वो किसके अंदर मैच्योर होता है, एपिडिडाइमिस के अंदर ही स्पर्म मैच्योर होता है, यानी कि स्पर्म मैच्योरेशन कहाँ पे होती है, एपिडिडाइमिस के अंदर होती है। तो इसीलिए इसको मतलब जो स्पर्म होता है उसको कुछ देर एपिडिडाइमिस के अंदर रहना पड़ता है, स्टोर रह के। तो अब आप लोगों को पता है कि जो एपिडिडाइमिस है ये हमारी क्या मतलब कि 20 फीट लंबी होती है, तो मतलब उसमें उसका जो ट्रैवलिंग टाइम होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा स्पर्म का। तो उतनी ही देर में जो स्पर्म होता है उसी टाइम में क्या होता है, उसकी मैच्योरेशन होती है, यानी कि उसी टाइम पे वो मैच्योर होता है। उसके बाद एपिडिडाइमिस में जाने के बाद ये वेस्ट डिफरेंस में जाती है, ठीक है। तो वेस्ट डिफरेंस में जाने के बाद ये कैरी करते हैं स्पर्म को और ये मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में भेज देती हैं इजैकुलेटरी डक्ट में, ठीक है, वाया एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस के थ्रू ही ये हमारा क्या जाता है, मतलब एजुकुलेटरी डक्ट में ये मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में
पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ से पूरा स्पर्म उठा के इसको कहाँ भेज दिया जाता है, एजैकुलेटरी डक्ट में ये पहुँच जाता है। एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड तो पता ही चल गया कि ये एब्डोमिनल कैविटी होती है जो कि कनेक्टेड होती है, ठीक है, टेस्टिस से बाय 2 स्पर्मेटिक कॉर्ड इन द स्क्रोटम। एंड ऑल्सो इट कंटेन्स नर्व्स, वेन्स, आर्टरीज एंड लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये बहुत सारे नर्व्स, वेन्स, आर्टरीज, लिम्फेटिक वेसल्स इन सभी को कंटेन करने का काम करती है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सेमिनल वेसिकल्स के बारे में। तो सेमिनल वेसिकल्स जो होती हैं ये बेसिकली पेयर्ड में होती है और ग्लैंड में प्रेजेंट होती है बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड में और रेक्टम के सामने प्रेजेंट होती है। अब ये क्या प्रोड्यूस एंड स्टोर करने का काम करते हैं, लिक्विड एंड फ्रैक्शन ऑफ सीमेन। तो अब यहाँ से समझो कि अभी तक के हम लोगों ने कहाँ पढ़ा कि इजैकुलेटरी डक्ट तक जो मतलब स्पर्म था वो यहाँ पे मतलब आ जाता है, ठीक है, पहुँच जाता है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सेमिनल वेसिकल, ये होती है सेमिनल वेसिकल जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, कुछ फ्लूइड को यहाँ पे क्या करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो ये जो मतलब सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड या फिर लिक्विड को जब प्रोड्यूस करता है तो ये इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाता है और किसके साथ मिल जाता है, स्पर्म के साथ मिल जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे सिर्फ स्पर्म बाहर नहीं आता है, उसके साथ भी कुछ और चीज़ें भी होती है। तो यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड यानी कि उसका जो फ्लूइड है और इजैकुलेटरी डक्ट का जो स्पर्म है, ठीक है, तो वो आपस में मिल जाते हैं। अब जो यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट होता है ये बेसिकली क्या करता है, सब चीज़ों को आपस में मिक्स करने का यानी कि मिलाने का काम करता है। तो इजैकुलेटरी डक्ट्स में यहाँ पे वेस डिफरेंसेस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो चलिए पहले यहाँ पे हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आखिरी में उसको पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्लैंड्स के बारे में जब आप लोग पढ़ लेंगे तो वो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये बेसिकली क्या करता है, प्रोस्टेटिक सिक्रीशन करता है। अब ये जैसे कि ग्लैंड है एक तरीके का, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो ये क्या करता है, ये सिक्रीशन करता है किस चीज़ का, कोई एंजाइम होगा उसको ये सिक्रीट करता है। अब वो होता क्या है, जैसे कि जो एंजाइम होगा वो थोड़ा सा थिन होगा, मीन्स पतला होगा, मिल्की फ्लूइडी में होगा एंड हैविंग pH 6.5, यानी कि उसका जो pH होगा वो 6.5 के लगभग होगा एंड कंटेनिंग जिंक, सिट्रिक एसिड, स्पर्म मोटिलिटी फैक्टर्स, यानी कि उसमें कुछ जिंक प्रेजेंट होगा, कुछ अमाउंट में जिंक होगा, सिट्रिक एसिड होगा एंड स्पर्म मोटिलिटी फैक्टर्स होंगे, फॉस्फेट, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एंड फिब्रिनोलिसिन इज सिक्रेटेड। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में सिक्रीट की जाती हैं। एंड एक और चीज़ को ये सिक्रीट करता है PSA, यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन्स को भी ये सिक्रीट करने का काम करता है। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड ने क्या किया, यहाँ पे एक थिन मिल्की कलर का यानी कि मिल्की फ्लूइड टाइप का जिसका pH 6.5 है, जो कि कंटेन कर रहा है जिंक, सिट्रिक एसिड, स्पर्म मोटिलिटी फैक्टर्स, फॉस्फेट, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, फिब्रिनोजन, ये सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यानी कि जो मिल्की टाइप का जो भी फ्लूइड वो मतलब जिसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो फ्लूइड यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाता है, यानी कि सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड, ये सारे जितना भी फ्लूइड है इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे तीन चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, एक स्पर्म आया था, एक सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड आया है और एक प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हो जाती हैं। तो अब एक यहाँ पे आ जाता है कॉपर्स ग्लैंड। तो ये बेसिकली पी साइज शेप्ड होता है, यानी कि बहुत जैसे मटर का दाना होता है उसके साइज़ का होता है ये, और ये बेसिकली क्या करता है, ये सिक्रीट करता है एल्कलाइन या फिर बेसिक म्यूकस को सिक्रीट करता है इनटू द डक्ट। तो जैसे कि ये आप लोगों को दिख रहे होंगे बल्बोलेथरल ग्लैंड, जिसको हम यहाँ पे कॉर्पस ग्लैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये मटर की दाने के शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे म्यूकस को सिक्रीट करते हैं जो कि हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक म्यूकस को सिक्रीट करते हैं यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट में। एंड जो म्यूकस होगा वो एल्कलाइन नेचर का, यानी कि जो एसिडिक को अपोज करता है और वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि चार चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, इकट्ठे हो जाती हैं। तो इन चारों चीज़ों को मिला के हम बोल देते हैं सीमेन, यानी कि यहाँ पे फाइनली सीमेन बन के तैयार हो जाता है।
तो यहाँ पे सीमन में 4 चीज़ें प्रेजेंट है, जो कि पहला है स्पर्म एंड सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड यहाँ पे रिलीज़ हो रहा था वो है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड है मिल्की कलर में वो है। एंड कॉर्पस ग्लैंड से जो आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, म्यूकस जो कि अल्कलाइन नेचर का है वो है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 4 चीज़ें मिलकर क्या बना देती हैं, सीमन का फॉर्मेशन करती हैं। तो फाइनली ये जो सीमन होता है वो इजैकुलेटरी डक्ट से, मतलब ये जितनी भी डक्ट्स प्रेजेंट हैं इनके थ्रू बाहर आता है और ये पेनिस एंड यूरेथ्रा के थ्रू मतलब कि बाहर निकलता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉर्पस ग्लैंड ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी ग्लैंड्स के बारे में, और इनके क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं और ये क्या बनाने में हेल्प करती हैं। बेसिकली क्या बनाते हैं, अराउंड 1/3 ऑफ द सीमन इज मेड अप ऑफ प्रोस्टेटिक सिक्रीशन, यानी कि जो सीमन का 1/3 पार्ट होता है वो किससे बनता है, प्रोस्टेटिक सिक्रीशन की वजह से बनता है। ठीक है, जो इसका फ्लूइड होता है। तो ये आई होप आप लोग को ग्लैंड्स के बारे में भी क्लियर हो गया होगा। तो सारी चीज़ें आप लोग को ग्लैंड्स के बारे में क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे लास्टली हमारा आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो इसको पेनिस बोलते हैं। तो ये बेसिकली सिलिंड्रिकल शेप में होता है, सस्पेंडेड बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के नीचे बिलो होता है, और ये कुछ इस शेप में यानी कि सिलिंड्रिकल शेप में आप लोग इसको देख सकते हैं। एंड जो मतलब कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जो यहाँ पे पार्ट होता है, पूरा पेनिस का जो पार्ट होता है उसको यहाँ पे हम ग्लैंड्स पेनिस बोलते हैं, जो कि हमारे किसके कवर होता है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन, यानी कि फोर स्किन जिसको हम कहते हैं, या फिर फोल्ड ऑफ स्किन से ये पूरा कवर्ड होता है। जो लूज टाइप मतलब थोड़ी सी लूज होती है, उस फोल्ड ऑफ स्किन से पूरा कवर होता है। एंड इट कंटेन इरेक्टाइल टिश्यू, ये इरेक्टाइल टिश्यू को कंटेन करता है, दैट इज कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम which covers the urethra and corpora cavernosa lie side of by साइड। ठीक है, यानी कि जो यूरेथ्रा है उसको पूरा क्या करता है, कवर करने का काम करता है। ये वाला जो पार्ट होता है तो ये पूरा कवर होता है, किससे कवर होता है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम से। अब यहाँ पे मतलब कि ये द पेनिस बिकम इरेक्ट रिजिड व्हेन दीज टिश्यूज आर फिल्ड विद ब्लड। अब जैसे कि ये मतलब जो पेनिस या फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है तो ये पूरा का पूरा किससे बना हुआ होता है, टिश्यू से होता है। ठीक है, तो ये टिश्यू के बने होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा लूज़, ऐसे सिंपली अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लूज़ होते हैं। लेकिन अगर मतलब ड्यूरिंग द इंटरकोर्स टाइम तो हमारे मतलब जो ब्रेन होता है उसको उस टाइम पे मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ इस टाइम पे ये चीज़ें होने वाली हैं, तो वो क्या होता है, जो उसको फिर इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो उसके जो टिश्यूज़ होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे क्या प्रेजेंट हो रही, सारी ब्लड की वजह से हो रही हैं, तो वहाँ पे टिश्यूज़ में क्या होती है, सारा ब्लड वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, यानी कि फिल्ड हो जाता है। तो फिल्ड होने की वजह से ब्लड पूरा जब कंप्लीट ब्लड फिल्ड हो जाएगा तो वो जो पेनिस होता है वो इरेक्ट यानी कि रिजिड, वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड के भरने की वजह से अगर किसी चीज़ में अगर जैसे बलून होता है तो अगर उसमें पानी भर दिया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, वो रिजिड हो जाएगा, काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही इसके साथ भी होता है कि जब ब्लड जो होता है जब पूरा अच्छे से फिल हो जाता है टिश्यूज़ में तो ये इरेक्ट हो जाता है, रिजिड हो जाता है। ठीक है, और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल भी होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, इरेक्ट नहीं होता है, फिर रिजिड नहीं होता है, अच्छे से ब्लड नहीं यहाँ पे फिल हो पाता है टिश्यूज़ में, तो ये जो मतलब कि ये फर्टिलाइजेशन करने में ये अच्छे से फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फर्टिलाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है इसका इरेक्ट एंड रिजिड होना। ठीक है, तो ये हो जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि पेनिस के बारे में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। लास्टली इसके फंक्शंस के बारे में देखें तो डिपॉजिट स्पर्म इन वजाइना ऑफ फीमेल, यानी कि ये क्या करता है, स्पर्म को मतलब जो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यानी कि वजाइना, उसमें क्या करता है, डिपॉजिट करता है स्पर्म को एंड प्रोड्यूस प्लेजरेबल सेंसेशन ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो उस टाइम पे सेंसेशन प्रोवाइड करता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे कुछ मतलब समझ में आ गया होगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से कवर करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कवर हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।